डिटर्मिनेंट की पहले बात करते हैं बच्चों, स्पेशल टाइप्स के डिटर्मिनेंट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात हमेशा समझ लो कि डिटर्मिनेंट में भी आपके एक तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है और सिमेट्रिक। अब हम पढ़ते थे मैट्रिक्स में सर, तो ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाता तो सिमेट्रिक बोलते थे, ए ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ ए हो जाता था तो हम बोलते थे स्क्यू सिमेट्रिक। बट यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, डिटर्मिनेंट की बात हो रही। तो डिटर्मिनेंट में चीजें कैसे होती है वो देखो। ये मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब इसका ये हो गए मेरे, इनको मैं बोलता हूँ हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये मेरे डायगोनल रहते हैं। कई बच्चों का डाउट होता है सर ये वाले डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते। नहीं, ये ही मेरे हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये ही मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। ऑलवेज ये बात याद रखना, ये वाला मेरा कभी भी डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होता। रीजन क्यों है? रीजन डायगोनल एलिमेंट्स की, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट में इसी तरीके से डिफाइंड है आपके डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ए आई आई की फॉर्म में होते हैं। तो ये 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो इसी फॉर्म में होना चाहिए आपके। तो वही डायगोनल एलिमेंट्स है, जिसके सारे एलिमेंट इस फॉर्म के होंगे वो डायगोनल है, ठीक है। तो पहले तो इस डिटर्मिनेंट को पूरा लिख लेते हैं। ये हो गया मेरा A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। तो आप सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक में आप जब भी हम सिमेट्रिक की बात करेंगे बच्चों, जब भी बोला जाएगा कि सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कैसा होता है, तो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में याद रखना है ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें ए आई जे और ए जे आई बराबर हो। ए जे आई का मतलब A12 एलिमेंट और A21 एलिमेंट ये बराबर होना चाहिए आपका। अगर ये बराबर है तभी तो। और ये कौन से एलिमेंट होते हैं? डायगोनल को छोड़ के ये जो बच गए आपके एलिमेंट्स, डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट बच गए ये इस फॉर्म के होते हैं। तो एक बनाते हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। डायगोनल यहाँ पे कुछ भी चलेगा, मेरा डायगोनल कुछ भी हो चलेगा, मुझे कुछ भी हो। अब कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को 0 0 0, तो 0 0 0 भी हो, 1 1 1 हो, कुछ भी हो चलेगा। मैं मान लेता हूँ 1 2 5 है मेरा डायगोनल, कुछ भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे एलिमेंट्स, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों 1, तो ये कौन सा एलिमेंट है? A12, तो A21 भी 1 होना चाहिए बच्चों मेरे पास। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3, तो ये कौन सा एलिमेंट है? 1 3, तो 3 1 भी क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, ये कौन सा है? A23 एलिमेंट है, तो सही कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी फिर? हाँ, तो ये सिमेट्रिक होगी। क्या क्या पूछ रहे हो? तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं बच्चे, ये मैट्रिक्स नहीं, ये कौन सा डिटरमिनेंट बन जाएगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं? सिमेट्रिक अराउंड डायगोनल भी इसको बोला जाता है, याद रखने के लिए। ये कैसी है? सिमेट्रिक अराउंड डायगोनल, यानी डायगोनल के आसपास ये सेम है। देखो 1 -3 1 1 -3 1, तो ये सिमेट्रिक अराउंड डायगोनल है, सिमेट्रिक। अब आ जाता है इसके बाद दूसरा वाला, वो कौन सा है जी? वो है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक भी समझ लो कौन सा होता है। स्क्यू सिमेट्रिक भी समझ लेते हैं कौन सा होता है। स्क्यू सिमेट्रिक देखो, स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है आपका? बोलता है स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपके लिए एक कंडीशन है, एक कंडीशन बहुत जरूरी है। क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि डायगोनल के एलिमेंट्स जो है ना वो 0 रखो भैया, वो तो 0 होने ही चाहिए, वो 0 होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बोलता है ए जे आई के बराबर होना चाहिए, बट नेगेटिव, और डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपके? 0। ये 0 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, ये क्या है? 1 2, तो 2 1 कैसा होना चाहिए? -1। मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, ये कौन सा है? A31, A13 है, तो A31 कैसा होगा? 3 होगा, माइनस। -3। ठीक है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 1, तो ये वाला एलिमेंट की यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गया? एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। आपको दिख रहा है ना, ये एक दूसरे के नेगेटिव, सर किसी का माइक ऑन है? दूसरे के नेगेटिव है, ये एक दूसरे के नेगेटिव है। हाँ जी, ए आई जे के नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? ऐसे भी बोल सकते हो, ए जे आई नेगेटिव ऑफ ए आई जे, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। क्लियर है? एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए,
ठीक है, और डायगोनल इसमें मस्ट है, 0 होना चाहिए। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, कोफैक्टर डिटरमिनेंट। ये तीसरे टाइप का आपका, अब टाइप्स पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट में, तीसरा देख लो कोफैक्टर डिटरमिनेंट। हम सबको पता है कि अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डिटरमिनेंट की बताया था कि कोफैक्टर क्या होता है। अगर मेरा एक एलिमेंट है A11, ये मैं आपको मैट्रिक्स से बार बार तो कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डिटरमिनेंट, यही से बता देता हूँ। ये डिटर्मिनेंट है सर हमारा, है ना। आप बोलोगे सर ये डिटर्मिनेंट है, तो कोफैक्टर निकालते थे, तो हम कैसे निकालते थे कोफैक्टर? हम कोफैक्टर निकालते थे, उसमें कैसे निकालते थे, सबको पता है कैसे निकालते थे। अगर मैं A11 के कोफैक्टर की बात करता था तो आप कैसे लिखते थे? इसका कोफैक्टर होता था क्या, A22, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो जो बच गया, A22, A32, यहाँ पे A23 और A33, फिर इसको निकाल लेते थे मल्टीप्लाई करके। दूसरे में क्या करते थे, अगर ये ऑर्डर आपका नेगेटिव हो जाता था, ये नेगेटिव हो जाता था, मतलब ऑड बनता था, तो साइन क्या लगा देते थे हम, नेगेटिव का लगा लेते थे। ये हम देखते थे 1+2 नेगेटिव ऑड है, 3 है तो साइन नेगेटिव का लगेगा, 1+1 2 है तो साइन पॉजिटिव का लगेगा। इस तरीके से हम कोफैक्टर बनाते थे, या सब नो ऐसे ही बनाते थे। तो इसके कोफैक्टर से अगर मैं एक डिटर्मिनेंट बना दूं, कोफैक्टर से मैं उठा के डिटर्मिनेंट बना दूं बच्चों, तो उसे बोलते हैं कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। देखो कोफैक्टर से सर डिटर्मिनेंट कैसे बना रहा हूं भाई, A11 का कोफैक्टर क्या होगा, C11, A12 का C12, A13 का C13। तो इनके कोफैक्टर से अगर मैं डिटर्मिनेंट्स बना दूं, कोफैक्टर की वैल्यू आएगी बच्चों, कोफैक्टर की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं उन वैल्यूज को उठा के एक डिटर्मिनेंट बना दूं, तो उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। क्या बोलेंगे, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। ये आपका होता है कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। क्लियर है ये चीज, क्लियर है? हाँ, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट हो गया, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के बारे में एक और अच्छी सी बात भी है, वो भी देख लेते हैं। क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट जो होता है ना, ऑफ ऑड ऑर्डर, उसकी ऑड ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बोल रहा है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट आपका, अच्छा जी, अभी हमने पढ़ा हो, इसके डायगोनल्स 0 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। अगर वो ऑड ऑर्डर का मतलब 3x3 का है, 5x5 का है, 7x7 का है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ बच्चों, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट है। ऑर्डर क्या है इसका सर, ये तो 3x3 के ऑर्डर का है, यही बोलोगे आप, 3x3 के ऑर्डर का है, तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो जरा देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे 0 होगी। वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके डायगोनल सर 0 है, ये प्लस में है, ये माइनस है, ये माइनस प्लस प्लस माइनस, स्क्यू सिमेट्रिक है, इसकी वैल्यू 0 होगी। देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। क्या करूं मैं इसको, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, देखो ध्यान से, माइनस कहाँ से कॉमन निकालूंगा मैं, पहले मैंने -1 कॉमन निकाला ऊपर वाली रो से, फर्स्ट रो से माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा आपके पास, 0, ये हो गया -b और ये हो गया c। एक -1 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। एक नीचे सेकंड रो से भी -1 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बचा, b 0 -a। थर्ड रो से भी एक -1 कॉमन निकाल लो, सब में से -1 कॉमन निकाल लिया मैंने थर्ड रो से भी, तो ये बचा -c a 0। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये आपके पास डिटर्मिनेंट बच गया। ये डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट कैसा बना है, इसको यहाँ पे रब करके मैं लिख देता हूँ -1 का क्यूब। -1 का क्यूब लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 -1 का क्यूब हो गया। ये डिटर्मिनेंट बचा ना अब आपके पास। अब इसको जरा ध्यान से देखो सर, दिख तो रहा है, इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो, डिटर्मिनेंट का इसके डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालो। इसका ट्रांसपोज क्या होता है सर, रो कॉलम बन जाती है, लिख दो जरा, 0 -b 0 -a और -c a 0। अब जरा ये देखो, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज बराबर होता है, ये तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ बच्चों, यस और नो।
ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है, इवन आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा। इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, ये दोनों बराबर है, यस और नो, यस और नो, बराबर है कि नहीं बराबर है। 0b माइनस बी 0a सी माइनस ए 0 बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है मेरा, आ रहा है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 का क्यूब इनटू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बात मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज बराबर होते हैं, ये ऊपर दिख भी रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1 इंटू डिटर्मिनेंट, ये माइनस डिटर्मिनेंट हो गया, ये माइनस डिटर्मिनेंट वहां जाके क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, यानी 2 डिटर्मिनेंट हो गया मेरे पास 0, यानी डिटर्मिनेंट कितना आया 0। डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया 0। 2 डिटर्मिनेंट कितना था 0, तो 2 वहां पे चला गया, डिवाइड हो गया, तो डिटर्मिनेंट का आंसर आया 0। तो ये वैलिड है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लो इसको। जब बीच क्लास में पढ़ाऊंगा तो फिर पूछूंगा आपसे, ऐसा कोई डिटर्मिनेंट बनेगा हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा और ऑर्डर ऑर्डर का होगा, तो उसे हम डायरेक्टली 0 बोल देंगे। हम क्या बोल देंगे डायरेक्टली, भैया ये तो 0। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया ये चीज, ठीक है। सही, पहले आपने तो ये इसकी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, इसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया आपने इसके -1 को। ये क्या निकले, ये क्या है, ये इसका ट्रांसपोज ही तो आप किया ना, इसका ट्रांसपोज करो, आप ये देखो ये डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ही तो है डिटर्मिनेंट। इसका मैंने क्या कर दिया, हाँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात बताओ, डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकता हूँ, ये डिटर्मिनेंट ही तो था, यस और नो, ये डिटर्मिनेंट ही तो था। यस ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट में से अगर मैंने -1, ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में से निकाल लोगे वापस तो क्या बना आपका, ट्रांसपोज नहीं दिख रहा है आपको, देखो, है ना, यस दिखा सर। ना अपने को कि भैया सर आपने तो इसका उल्टा कर दिया। ये तो जस्ट मैंने जैसे ही इसकी रो को, डिटर्मिनेंट में हम रो कॉलम को अदला बदली करके लिख सकते हैं ना, रो को कॉलम बना सकता हूँ, मैंने बना दिया, उसी को ट्रांसपोज करना कहते हैं। मैट्रिक्स में भी ऐसे ही ट्रांसपोज कर दिया, बट देख लो डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट बराबर होता है, तो इसलिए मैंने इसका डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज दे दिया। ये नेक्स्ट स्टेप है इस पे, ये इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करते हैं, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ये लिखा है मैंने, ठीक है, क्लियर है। इसकी जगह पे ये मैंने समझाया आपको ये क्या है, ठीक है, क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, -1 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये बनेगा ना, यही बनेगा, यस और नो। बस फिर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं, ये दिख भी रहा है, बस आगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ये ज्यादा आपके लिए प्रूफ कहीं आने नहीं वाला कुछ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो कोई भी चीज हम करते हैं, हम रिजल्ट पे सीधा बात कर लेते हैं, भाई ये तो 0 होता है, 0 होता है तो कैसे 0 होता है वो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम, फिर हमें लग रहा है कि सिर्फ रट्टा मान लिया कि ये तो चीजें आपकी होती है, बट कैसे होती है तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट में भी एक बहुत अच्छी बात बताई हुई है, क्या बोल रहा है, डिटर कोफैक्टर डिटर्मिनेंट हमने पढ़ लिया कि कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट बना दो तो उससे कोफैक्टर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। बट उसने एक बात बोली है, क्या बोली है, कि कोफैक्टर का जो आप डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, उसकी अगर वैल्यू देखें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे पावर में क्या है n-1, जहां पर n क्या है, इस ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोल रहा है, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1। यानी अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a1 a12 a13 a21, तो इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट भी होगा, बिल्कुल होगा इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट भी। देखो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, ये कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो ये बोल रहा है कि कोफैक्टर डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट n-1। तो यहाँ पे ये कितना होगा, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होगा 3-1, यानी कोफैक्टर डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट स्क्वायर होगा। ये बोल रहा है कोफैक्टर डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट स्क्वायर 3/3 के केस में। अगर 4/4 का केस होता है तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट क्या होता है, 4-1 डिटर्मिनेंट का क्यूब। अब ये चीज क्यों होती है, वैसे तो सीधा आप इसको देख सकते हो
बट मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि ये भी क्यों होता है, ये भी बता दो कि भैया ये कोफैक्टर का डिटरमिनेंट कोफैक्टर की पावर n-1 कैसे हो जाता है। ठीक है, अब आप मेरे को ये क्या हो गया ना, आप अगर मेरी क्लास अच्छे से बनाई है, आपने ली है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ, हमने एक क्लास में सीखा था, क्या सीखा था अभी बताता हूँ। पहले इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो डबल डबल लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार एक ही चीज लिखते हैं। अभी ये देखो दो डिटरमिनेंट, ये अब बोल रहा है, ध्यान से देखो इसको, जरा इसको ना मैं इरेज कर देता हूँ। ये कैसे होता है, इस पे आते हैं। कोफैक्टर डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट तो सबको क्लियर है ना। अब एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी, मेरे को ध्यान से देखो। अभी मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं डिटरमिनेंट को दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डिटरमिनेंट को उसके को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देख रहा हूँ, रो बाय रो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था रो बाय रो भी मल्टीप्लीकेशन होती है, रो बाय कॉलम भी होती है, दोनों तरीके बताए थे मल्टीप्लीकेशन पढ़ाते हुए। तो पहले मैं रो को रो से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो एक आंसर देखते हैं क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक नया डिटरमिनेंट बनेगा, जरा उसका आंसर देखते हैं, ध्यान से देखना। आपको मैंने एक क्लास में बताया था कि अगर यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, रो बाय रो। सर ये बनेगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ये क्या है भाई, ये क्या है सर, कि आपने बताया था कि कोफैक्टर को जब हम उसी के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट की। एक क्लास में मैंने बताया था, याद है कि नहीं, पहली क्लास थी शायद डिटरमिनेंट की, दूसरी उसमें बताया था कि अगर डिटर एक उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होता है, आपका डिटरमिनेंट आता है आंसर। तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आएगा, देख लो। आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व भी कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना। A11 आप पहले कैसे लिखते हो, A11, फिर ये पहली रो काटा, पहला रो कॉलम काटी, रो काटी, ब्रैकेट में क्या बचा, A22, ठीक है। और A32 A3 सॉरी, हाँ, A22 होना चाहिए, A23 सॉरी, A23 तो ये कोफैक्टर ही तो होता है, और क्या था, माइनर होता है। बट यहाँ पे साइन बदल दोगे तो माइनर का तो पॉजिटिव हो जाता है वो, और इवन में तो पॉजिटिव ही रहता है, ऑड में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना। तो ये मैंने उस क्लास में बताया था आपको अच्छे से कि अगर एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो मुझे वापस डिटरमिनेंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने जब इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट वापस आंसर आ जाएगा, आंसर डिटरमिनेंट आ जाता है, ठीक है। बट अगर एक रो को, ये भी मैंने बताया था, अगर एक रो को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आता है। तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा आंसर जीरो आएगा, ये भी प्रूफ करवाया था क्लास में। इसको फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो तीसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो देगी। अब आओ सेकंड रो पे, सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, बट ये कोफैक्टर किसके है, फर्स्ट रो के, तो ये तो हो गई सर जीरो हो गई। सेकंड रो को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट जीरो, फिर नेक्स्ट थर्ड से मल्टीप्लाई किया जीरो, सिमिलरली लास्ट में आएगा जीरो जीरो डिटरमिनेंट। इसका आंसर निकालो, बहुत सिंपल है, आंसर निकालोगे तो डिटरमिनेंट, ये क्या बचा, डिटरमिनेंट जीरो जीरो डिटरमिनेंट माइनस जीरो प्लस जीरो, इसका आंसर निकाल रहे हैं हम। तो ये कितना हो गया, डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ये कितना है, डिटरमिनेंट क्यूब। तो एक चीज तो मुझे यहाँ से पता चल गई, क्या पता चली, कि जब डिटरमिनेंट को और उस कोफैक्टर डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, ये आंसर आया डिटरमिनेंट का क्यूब। ये किसके लिए हो रहा है, 3/3 के ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट में हो रहा है। अब यहाँ से डिटरमिनेंट काटा, ये मैंने काटा, ये 2 हो गया, तो कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो गया, डिटरमिनेंट की पावर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सबके लिए लिखना चाहूँ
जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखेंगे 3 - 1, क्योंकि 3/3 का ऑर्डर था। ये कितना हो गया n - क्लियर है। तो ये बात यहाँ से निकल के आई है। एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर, जिसने भी बनाया ये कि हमें दिया है, सर ये वैलिड 3/2 फॉर की होता लिखा है आपने। ऑर्डर फॉर ऑड। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ये ऊपर आपने 3/2 लिखा था। कहाँ 3/2 लिखा है? ये काटा है, डिटरमिनेंट। इसको काटा है एक डिटर्मिनेंट से। अच्छा देखो ये डिटर्मिनेंट 1 पावर है, ये 3 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्यूब का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट। ओके। एक डिटर्मिनेंट करके ये 3 पावर काट के 2 लिख दिए, 3/2 नहीं लिखो। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ओके। अब देखो इसका यूजेज कहाँ पर है। इसका यूजेज बहुत जगह पे है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सर? ये देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है मुझे 3, मुझे वैल्यू दी हुई है इसने 3, बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अब अगर इसको आप खुद सॉल्व करने गए बच्चे कि चलो जी मैं तो खुद सॉल्व करता हूँ इसको, ये कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। बट अगर आपको कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत मजे से मक्खन की तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी मक्खन की तरह? ध्यान से देखो, आपको ये चीज ध्यान से देखो क्या दिख रही है। पहली टर्म देखो, पहली टर्म सर a11 है, इसका कोफैक्टर बताओ क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 1 1, ये होगा सर x² इंटू एक्स, x³ -1, 1 इंटू 1। तो ये कितना आया मेरे पास, x³ -1। कोफैक्टर ऑफ 1 2 बताओ सर, ये तो ऑड है, माइनस लिख दो। ठीक है, लिख दिया। सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, x इंटू एक्स, x² -x², कितना हुआ -x² प्लस x² 0। थर्ड देखो कोफैक्टर, करने की जरूरत नहीं है बट आपको समझ में आए चीजें इसलिए लिख रहा हूँ। थर्ड रो, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, काटा था x -x4, x -x4, पॉजिटिव लगेगा साइन, क्यों लगेगा पॉजिटिव, 1 + 3 +4 होता है, तो पॉजिटिव लगाएंगे इसमें। तो क्या बना बच्चों आपके पास? अब आप ध्यान से देख रहे हो, ये क्या है, मेरा सारा कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है, ये कोफैक्टर ही तो है, C11 C12 C13। यहाँ मैंने पकड़ लिया, ये जो मेरे को डिटर्मिनेंट दिया है ये कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट मुझे दिया हुआ है। इस डिटर्मिनेंट तो आपको तो पता है कॉन्सेप्ट, अभी बताया सर ने। क्या बताया कि भैया ये कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1। n क्या होता है, ऑर्डर होता है। कितने ऑर्डर का है भैया, 3 - 1 ऑर्डर का। तो 3 - 1 कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, यस और नो? ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, कोफैक्टर, इसकी फाइंड करने को बोल रहा है वैल्यू। ये क्या है, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, ये हो गया डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता है हमें, रख दो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये हो गई 3 का स्क्वायर। तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करता तो मैं, मेरा आंसर क्या आता, 9। ये कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर क्या है, 9। 2 मिनट में हो गया, यस और नो? हो गया, क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है ये क्वेश्चन, ये रिजल्ट में दिया। वापस लगाना। क्या कुछ भी तो नहीं है भाई, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ये कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है। देख लो मैंने दिखा, ये समझ में आया, ये कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है, यस और नो? देखो दिख नहीं रहे, इसका को, इस वाले ये डिटर्मिनेंट है, इसके कोफैक्टर क्या होंगे, कोफैक्टर देख लो, x³ -1 होगा, दिखा भी दिया मैंने आपको। ये देखो, ये कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में क्या चीज बताइए, ये चीज बताइए ना कि डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर कितना होता है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1। n क्या होता है, ऑर्डर होता है। कितने ऑर्डर का था डिटर्मिनेंट आपका, ऑर्डर 3 वाले ऑर्डर का था। तो ये कितना हो गया, 3 - 1, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ये हो गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही तो डिटर्मिनेंट होता है। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दी हुई है ना क्वेश्चन में, 3 के बराबर, ऐसा ना, 3 के बराबर दी हुई है ना ये। ओके सर। बस यहाँ पे रख दिया, डिटर्मिनेंट की जगह पे 3 रख दो और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया ऑटोमेटिकली 9। कुछ भी नहीं है इसमें, तो क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया? जी सर।
अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये कैसे सॉल्व करते हैं, जब हमें लीनियर इक्वेशंस दी होगी तो उस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो ध्यान समझिए। तो दो तरीके की क्वेश्चन दी होगी आपको, एक तो 2 वेरिएबल वाली होती है लीनियर इक्वेशन और एक 3 वेरिएबल वाली। ठीक है, दोनों को हम समझेंगे कैसे बनेगा, ठीक, कैसे इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सपोज आपको दो दो वाली दी हुई है, दो वाली, तो हम यूज करेंगे क्रेमर्स रूल्स। पहले सुन लो, ध्यान से समझ लेना, ठीक है, पहले पूरा अच्छे से समझ लेना, फिर डाउट पूछना ताकि कंफ्यूजन हो। अभी खाली मैं बताऊं क्रेमर्स रूल, क्रेमर रूल से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। हाँ प्रियांजलि पूछो। सर इसे हम थ्योरी वाले पेपर में भी यूज कर सकते हैं। क्या चीज? इसे हम थ्योरी एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं इस रूल को। ये क्रेमर्स रूल को? यस सर। हाँ बिल्कुल, इसको प्रूव नहीं करना है अभी हमें, अभी जस्ट आप चीजों को समझो, प्रूव व्रूव पे बाद में जाएंगे हम, पहले अभी पॉइंट समझो क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। अब ध्यान से समझ लो, ये डी कुछ नहीं है बच्चों, डिटर्मिनेंट है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आते हैं क्रेमर्स रूल्स को, देखते हैं बन कैसे रहा है। ये 2 वेरिएबल वाला है, तो 2 वेरिएबल वाले क्रेमर रूल में सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे आप, डिटर्मिनेंट में क्या लिखोगे आप, जो भी एक्स और वाई के कोफिशिएंट होंगे ना उसे उतार दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया A1 A2, यहाँ पे लिख दिया मैंने B1 B2, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में लिखूंगा x, डिटर्मिनेंट x लिखने का क्या तरीका रहेगा, डिटर्मिनेंट x जब आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, जो x के कोफिशिएंट है उसे नहीं लिखोगे, उसकी जगह पे क्या लिखोगे C1 और C2, मैं C1 C2, और बाकी चीजें एज इट इज उतरेगी, B1 B2 एज इट इज उतर रहे, सेम रहेगा जब डिटर्मिनेंट y निकाल रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, डी वाई बोलूंगा, कभी कभी मैं डिटर्मिनेंट बोलूंगा तो डी वाई का मतलब भी डिटर्मिनेंट वाई की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधा मैं आप क्या लिखूंगा, एक्स के कोफिशिएंट लिख दो A1 A2, और यहाँ पे आप y के कोफिशिएंट नहीं लिखे जाएंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा आपके C1 C2। ये पॉइंट क्लियर हुआ, चमका ये आपको अभी इतना? यस और नो? क्या किया मैं दोबारा बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट जब लिखोगे तो कोफिशिएंट उतार दोगे एक्स और वाई के, A1 A2 B1 B2। जब डिटर्मिनेंट एक्स डी एक्स उतारोगे तो डी एक्स उतारते हुए आपको क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसके भी बारे में बात कर रहे हो उसके कोफिशिएंट नहीं लिखना है, उसकी जगह पे क्या लिखना है C1 C2, ठीक है। तो C1 C2 लिख दिया, B1 B2 एज इट इज रहेगा। डिटर्मिनेंट y की बात कर रहे हैं डी वाई की, तो x के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे A1 A2, बट y के नहीं लिखे जाएंगे, उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा C1 C2, ठीक है। अब निकालते हैं वैल्यू, x निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ये आपको दिया हुआ है dx बाय डी, ठीक है। y निकालोगे तो डिटर्मिनेंट y डिवाइडेड बाय y, ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है। 2 का समझ गए तो 3 का भी सेम ही है, अगर आप 2 का समझ गए हो तो 3 का भी सेम ही है, उसमें कुछ भी नहीं, सेम है। अगर 2 का समझ में आ गया तो आपको 3 का भी बहुत इजीली समझ में आ गया, 3 में भी कुछ भी नहीं है। पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें ध्यान से देखो, क्वेश्चन से देखना आपको बहुत इजीली समझ में। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल, क्रेमर रूल से सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहले तो डी निकालो, डी मतलब डिटर्मिनेंट, तो क्या लिखेंगे भाई, कोफिशिएंट उतार दो, 2 3 -5 -5 +7, ठीक है। पहले मैं सारे उतार देता हूँ, डी एक्स उतार रहा हूँ, डी एक्स उतारते हुए क्या लिखोगे आप, तो भैया अब 2 और 3 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 17 और -18, और यहाँ पे ये सेम रहेगा -5 7 -5 डी वाई उतारते हुए क्या लिखोगे आप वापस से क्या लिखोगे आप, 2 वाई की 3 नहीं लिखना आपको, हाँ 2 3 और 17 17 और, 8 -18, ठीक है। इसका आंसर निकाल लो फटाफट, बन जाएगा इसका आंसर। देखो इसका आंसर क्या बना, 14 माइनस डिटरमिनेंट 15 29, ये कितना बना आपका, सर नीचे वाले का -15 आएगा, किसका, सबसे नीचे वाले का dy का। डी वाई का आंसर क्या आएगा, -15 नहीं, ये कितना हुआ, -36 और -51 -87, माइनस है क्या? माइनस नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, -18 इंटू 2 -36 और -51, इसका देखो इसका कितना आएगा, 17 7 से कितना होता,
119 प्लस 109 माइनस 90 -90 नहीं 29 आ प्लस, जाएगा। हाँ -90। आप वेरी गुड। ये कितना है 29 आ जाएगा। 29। बस खत्म ये क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या है, एक्स वाई जेड तो आप निकाल ही लोगे। एक्स कैसे बताया था मैंने, डी एक्स बाई डी। डी एक्स बाई डी कितना है 29/29 29 1। और वाई कितना आ जाएगा आपका, डी वाई बाई वाई, दैट इज -87/29। -3 आ जाएगा। -3 ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। अब आते हैं 3 वाले में। 3 वाले में कुछ नहीं है, एग्जैक्ट जुड़ जाएगा आपका, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 वाले में और क्या जुड़ जाएगा, एग्जैक्ट जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है। 3 वाले का अगर लिखोगे, इसमें देख लेते हैं dx कैसे लिखते हैं। इसमें dx मतलब सर 1 वाले x के कोफिशिएंट मत लिखो, उसकी जगह पे क्या लिख दो, d1 d2 d3। और यहाँ पे क्या लिखोगे, बाकी तो सेम रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, और d क्या रहेगा यहाँ पे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3। बस और कुछ नहीं है, जो जो उतारते जा रहे हो उसको छोड़ दो, बस सही उसकी क्या जगह लिखा है, बी या डी? डी डी है डी। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हो, ऐसे डी वाई भी लिख सकते हो, या डी यू ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से ही। इसको लिखते हुए कैसे लिखेंगे, a1 a2 a3, बट अब y के कोफिशिएंट ना लिख के हम लिखेंगे d1 d2 g3, यहाँ पे c1 c2 c3। और सिमिलरली z के लिए भी ऐसे ही बनेगा, z के लिए भी बना देना। अब बनाते हैं इस पे क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ। ये दिया भी हुआ नोट्स में, आप देख लेना अगर किसी को कंफ्यूजन। ये रहा जेड वाला भी दिया हुआ। क्वेश्चन बनाते हैं, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, एक मिनट। क्रेमर रूल से निकालना। हाँ, सॉल्व बाय क्रेमर रूल्स। अब इसमें आपको 3 वेरिएबल वाली क्वेश्चन दी हुई है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, फटाक से बना लो। सबसे पहले डी देख लेते हैं क्या बनेगा। डी बनाया आपने 1 1 3 1 -1 2 1 1 -4 है ना। अब भले ही चाह के अब इसमें ऑपरेशन करके सॉल्व करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो वैसे भी हो जाएगा। dx उतारते वक्त मैं क्या लिखूंगा, x वाले गायब हो जाएंगे, 6 2 -5 लिखा 2 जाएगा। -5 1 -1 2 1 1 -4। 1 ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे इसको पहले लिख लो ताकि आपको ना कंफ्यूजन खत्म हो जाए बिल्कुल। 1 1 3 1 1 -. ठीक है, अभी z वाले पे भी आते हैं। z वाला हमेशा छूट जाता है आगे पीछे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 14 आएगा सर। वेरी गुड। इसको ये कितना बना, इसका क्या आंसर आ रहा है चेक करो। चलो आप ये करो, dx करो, मैं dy करता हूँ आपका। ठीक है, तो dy तो हो गया, ये हो गया आपका -8, और ये कितना है -5 है नहीं। ठीक है, -8 + 5, भूकंप आता रहता है क्या। ये कितना हो गया, -8 + 5 -6 -4 -3 -7 + 1 -5 -6। इसका 29 आ रहा कितना आ रहा है इसका, है। dx का 29। dx का कितना आया, 29। पक्का 29। चेक कर लेना, देख लो। इसका कितना आया, इसका आया -3, और ये कितना हो गया +42, और ये कितना हो गया -11, -11 28 हो गया। 28। dx सबने कर लिया है क्या चेक, एक बार देखो, चेक कर लिया पक्का 28 ही है। dx का चेक किया है, dy का 28 है। dx चेक करो, dy का वो dx का सॉरी dx का 28 है। एक बार देख ले, हम कहीं गलत ना हो जाए ना। नहीं सर, dx का 29 बोल रहे सर।
dx का कितना बता रहे हो? 29। एक बार चेक करो, ये कितना हुआ? 6। ये कितना हो गया? 4 - 2, 4 - 2 2, 12 हो जाएगा। 4 - 2 है ना? हाँ हाँ, फिर 12 हो 12 गया, ठीक है। ये 1 यहाँ पे क्या रखेंगे अब? -8 -1 -8 + 5, 13 हो जाएगा। 13 का होगा, -8 + 5 है ना? ओ, देखो -5 है ना, माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ओके फिर सर, यहाँ पे 26 हो जाएगा। 4 - 5, ठीक है, 4 - 5, ये कितना हो गया? 12। और ये कितना हो गया? -3 + 3, minus और ये -1, यानी 14 है इसका आंसर, 29 नहीं है दोस्त। 14 14 28, तो जेड भी निकाल लेते हैं। ध्यान दो डिटर्मिनेंट में करते हुए, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जेड वाला भी देख लो, 1 1 3 1 - 1 2, इसको भी उतार देते हैं। क्या थे जेड के? क्या थे? 6 2 - 5 लिखना है ना उसके लिए, ठीक है। सिक्स 2 - 5, बस निकालो, साथ में ही हो जाएगा ये -5। ये तो बहुत इजी है। ये कितना हो गया? डी जेड बताओ कितना होगा ये आ गया 5 - 4 1 माइनस -5 - 6, ये कितना बचा? 6 ब्रैकेट में कितना है? -5 - 6, ये कितना आया? 1 -11 + 6, सही है क्या गलत है हमारा? हमने सही लिखा है क्या? sir. No, sir. हम्म, हमने सही लिखा क्या? गलत है आंसर इसका। डीजेड यही रहेगा, 1 1 3 था, ठीक है। 1 -1 2 6 2 -5, तो ये हो गया कितना? +5 -4 -1, ठीक है। ये हो गया -5 -6 +6, यहाँ पे 2 + 3, ये गलत था, यहाँ पे ये गलत किया था हमने। 2 + 3 हो गया 1 -11 + 6, ये कितना हो गया आपका? 2 + 3 5, तो 42 आंसर है क्या? 42 है इसका। 1 + 11 + 30, 42। तो ये सारा आ गया 42, ठीक है। तो सब कुछ आ गया, अब निकाल दो, एक्स निकाल दो, डिटर्मिनेंट x/x, वाई आ जाएगा डिटर्मिनेंट y। ये इम्पोर्ट, ये तो चलो हो गए हमारे, और ये तो अब हो गए, यस और नो हो गया ना ये तो। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको पता है, तो 14/14 1, ये आ गया 14/14, ये आ गया 1x। y कितना आया आपके पास? y कितना था आपके पास? 28/14। 28/4. अच्छा, y2 आएगा, z3 आएगा 42/14, ठीक है। क्लियर है? अब आते हैं, ये तो चलो ठीक है, यस सर। लीनियर इक्वेशन थी, मैंने कर ली, सब कुछ बना ली। एक और क्वेश्चन था दूसरा, आते हैं वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि ये आपको इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करो। ये आपको, ये जो क्रेमर्स रूल है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो। क्रेमर्स का रूल जो लगता है वो मेरा खाली लीनियर इक्वेशन में ही लगेगा। लीनियर इक्वेशन, अब ये मेरी इक्वेशन लीनियर तो है नहीं, लीनियर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको लीनियर बनाना है। फिर ये सर 1 इसको बाय, लेट कर लेंगे, हाँ, एक्स 1 को बाय ए। एक्स को u ले लो, 1 बाय वाई को v ले लो, और 1 बाय z को w ले लो। अब देखोगे तो ये क्वेश्चन मेरी सेम ही बन रही है। u + v + w = 6, u - v + w = 2, और 3u + 2v - 4w
इज इक्वल टू -5। इसका निकालोगे तो सेम यही इक्वेशन बन रही है, देख रहे हो, सेम। अब वेरिएबल चेंजेस u v w है, सेम बन रही है, तो इसका आंसर भी सेम आएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, अभी आपने x निकाला, x कितना है आपके पास 1, तो इसमें जब आप u निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेंगे हमारे सर, u v w निकलेंगे, बिल्कुल u v w निकलेंगे। u निकलेगा आपका 1, v निकलेगा 2 और 3। जैसे अभी सॉल्व किया है सेम वैसे ही सॉल्व हो रहा है, बस इसमें u v w निकल रहा है, ठीक है। u निकला 1, v निकला 2, w निकला 3। तो u किसके बराबर था, 1/x के बराबर था, और ये कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर है ना u। तो x का कितना है, यहाँ से मेरा 1 आ गया। v कितना है मेरे पास सर, v तो 2 है, और v किसके बराबर लिया था मैंने, 1/y के, 1/y। तो y कितना हो जाएगा, चलो इसको v को नहीं लिखते बार बार, तो बार बार नहीं लिखते ताकि आपको समझ में आए। वेरी गुड, 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली z क्या हो जाएगा आपका 1/3, z क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब आते हैं इसमें एक और क्वेश्चन था, स्क्वायर वाला भी देख लेते हैं कि स्क्वायर वाले में कैसे हो रहा है। ध्यान से देखो स्क्वायर वाले में ये क्या हो रहा है इसमें। अब इसमें स्क्वायर में दे दो, स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ये भी सेम ही इक्वेशन है, सेम ही इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट, हम मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है आपको, हमें बार बार एक ही चीज नहीं करनी, क्रेमर रूल हम समझ गए, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो यहाँ पे इसको क्या ले लूंगा, एक्स स्क्वायर को यू ले लूंगा, वी को मैं ले लूंगा वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर को मैं ले लूंगा डब्ल्यू। सेम इक्वेशन बन रही है, ये भी सेम इक्वेशन बन रही है। तो u कितना आएगा मेरा, 1 आएगा, v था मेरे पास 2, और w था मेरे पास 3। तो x कितना हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और z स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3, ठीक है। तो दो वैल्यू आएगी, एक यहाँ पे x आ रहा है +-1, y आ रहा है +-2, और z आ रहा है +-3, ठीक है। तो दो वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर, ठीक है, खत्म ये। सॉरी ये √3 होगा ना, क्या कर रहे हैं, तो उसमें गलती होगी, ठीक है, ध्यान रखो। क्लियर है, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे खत्म हो गया क्रेमर रूल्स। अब देखते हैं क्रेमर रूल्स के बाद क्या पॉइंट हमें दिया हुआ है। अच्छा देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है आपको कि अगर सपोज मान लो जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है d1 d2 d3 वो सब 0 हो जाए, तो अगर वो सब कुछ 0 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर ये मेरा 0 हो जाए तो ये क्या हो गया बच्चों, मेरा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका यूजेज क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ठीक है, कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यानी d1 d2 क्या है आपका 0 है। अगर मैं दो वेरिएबल वाली बात करूँ, 3 वेरिएबल वाली करोगे तो d1 d2 d3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। क्लियर है, क्लियर है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपका क्रेमर्स रूल्स पे आपने हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, तो अब आते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस पे। इसको जरा अच्छे से समझना, इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो ये पॉइंट अच्छे से आप समझ लेना। देखो अब आपको एक बात तो पता चल गई क्या, कि क्रेमर रूल में हमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि डी निकालो, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, ठीक है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल रही थी, है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल रही थी सर। तो दो केस बनते, या तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, या तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर आ रहा है वो नॉट 0। नॉट 0 मतलब कुछ भी हो सकता है, -1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। नॉट 0 का मतलब कुछ भी होगा, 0 नहीं होगा आंसर, 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। माइनस में भी आ सकती है, माइनस में भी जा सकते हैं, माइनस प्लस सारे रियल नंबर हो सकते हैं डिटर्मिनेंट का आंसर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट नॉट 0 का मतलब है कुछ भी रियल नंबर आंसर हो सकता है। बट 0 दो सिनेरियो बन रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो सिनेरियो बन रहे हैं। क्या बन रहा है, एक तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए और नॉट 0 हो जाए, तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों के केसेस में क्या होता है। तो d नॉट इक्वल टू 0 ये आ जाए तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है,
प्रॉब्लम आती है इसमें कि जब डी आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब डी आपका बराबर। जीरो हो जाता है तब, हाँ, जब डी जीरो के बराबर हो जाता है प्रॉब्लम तब आती है। डी जीरो के बराबर है, फिर इसमें दो केस बनेंगे अपने, उन केसेस पे भी जाएंगे। सिंपल सा देखो, अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डी जीरो के बराबर नहीं है तो अभी एक्स वाई जेड का आपका आंसर आया। अभी एक्स वाई जेड का आपका आंसर आया। तो जब डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब बच्चों कि मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी, जेड की, यस जो सर। अभी आपने पीछे किया। मतलब अभी क्रेमर रूल लगाया सबसे पहले, इसमें डी कुछ आया आपका, डी यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो था, डी नॉट इक्वल टू जीरो था तो आपकी वैल्यू आई एक्स वाई जेड की वैल्यू, आंसर निकल गई। ठीक है, तो जब डी नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलती है और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं, अगर डी जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होता है। अगर डी जीरो हो जाए बच्चों, फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम दो चीजें देखते हैं। मेरा डी जीरो है, फिर मैं डिटर्मिनेंट एक्स निकालूंगा, डिटर्मिनेंट वाई निकालूंगा और डिटर्मिनेंट जेड निकालूंगा। ये तीनों मैंने निकाले और ये तीनों भी जीरो के बराबर आ गए। ये तीनों मैंने निकाले और ये तीनों भी जीरो के बराबर आ गए। तो हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या खाली मैनी सॉल्यूशन भी आपको कई जगह पर दिखेगा लिखा हुआ। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, फिर सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और अगर इनमें से नॉट ऑल ऑफ dx dy एंड dz आर जीरो, फिर नो सॉल्यूशन होता है। ये नो सॉल्यूशन वाला अभी मैं समझा देता हूँ। अगर डी जीरो है और dx dy dz भी आपके जीरो हैं तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। बट आपका अगर डी जीरो है, बट एक मान लो डी जीरो है और dx dy dz में से कोई एक का भी कुछ आंसर आ रहा है, सपोज किसी का 1 आ जा रहा है आंसर, किसी एक का भी, कोई एक भी चलेगा, भले ही दो जीरो हो, भले ही दो जीरो हो, कोई एक भी अगर आंसर दे देना तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, भले ही इसमें सपोज मान लो कि अगर तीनों में हो सकता है तीनों का आंसर आ रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी नो सॉल्यूशन होगा। डी जीरो है बट तीनों का सॉल्यूशन है मेरे पास, डी एक्स डी वाई डी जेड पे कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, जीरो को छोड़ के कुछ भी आ रहा है, तो भी मेरा नो सॉल्यूशन होगा। एक कोई भी एक ऐसा मिल जाए जिसमें मेरा क्या आ जाए बच्चों, कोई नंबर आ जाए, जीरो ना आए, भगवान से मांगो कोई नंबर आ जाए मेरा, बस कोई नंबर आ जाए डी एक्स में डी वाई डी जेड में कोई भी नंबर, तो चुपचाप वहीं पर खत्म करके नो सॉल्यूशन लिख देना। बट अगर आपने dx निकाला जीरो आ गया, फिर आपको नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा dy, उसके लिए भी जीरो आ रहा है, फिर थर्ड चेक करना पड़ेगा। अगर तीसरा चेक करने पे भी जीरो आ रहा है तो फिर मैनी सॉल्यूशन हो गया। बट अगर आपने पहले ही dx निकाला और dx में ही आ गया जी d जीरो है, पहले ये कंडीशन याद रखना, d जीरो है और मैंने dx निकाला और मेरा पहले ही आंसर आ गया 2dx में, तो बस खत्म, यहाँ पे आगे dy dz नहीं निकालना, सीधा नो सॉल्यूशन लिख दूंगा। बट dx जीरो आ गया मेरा सपोज, फिर मैंने dy निकाला, आंसर आ गया 1, तो फिर मैं लिख दूंगा नो सॉल्यूशन। बट मैंने dy निकाला बच्चों, dy भी मेरा जीरो आ गया, किस्मत खराब है, dy भी तो मेरे को dz भी निकालना पड़ेगा। dz में अगर जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन, माइनस सॉल्यूशन हो जाएगा, और dz में कुछ भी सॉल्यूशन आ गया, -3 आ गया मान लो, तो हम बोल देंगे नो सर अगर सॉल्यूशन। तीनों जीरो होंगे तो माइनस सॉल्यूशन। तो तीनों अगर जीरो हो गए और d भी जीरो है, तीनों जीरो हो गए तो मैनी सॉल्यूशन। तो आपको चेक करना है, अगर भगवान से यही माने कि कोई एक निकल जाए, भगवान dx निकल जाए, dy dz कोई भी एक निकल जाए जिसका कोई आंसर हो, dx का ही निकल जाए, तो आप ऑटोमेटिकली, और वो चीज है ना, आपको जब dx dy निकालोगे ना तो देख के ही पता चल जाता है, कई चीजें आपको देख के ही पता चल जाती है। ठीक है, कई चीजें आपको देख के ही पता चल जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, ये दो वर्ड कई जगह पे लिख के मिलेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये कई जगह पे लिख के मिलते हैं। इनका क्या मतलब होता है, आपको एक बात पता है कि अगर मेरा d नॉट इक्वल टू जीरो है तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन है, मेरा आंसर है यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर
मेरा डी नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर मेरा डी 0 है और डी एक्स डी वाई डी जेड भी 0 है तो मैनी सॉल्यूशन है। तो इन दोनों केसेस में क्या है, सॉल्यूशन तो है ना। अगर सॉल्यूशन होते हैं तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट कहती है। बट अगर मेरा d इक्वल्स टू 0 है और dx dy dz नॉट ऑल, इनमें से सब जरूरी नहीं है, कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो जाए, नॉट ऑल डेज आर जीरो, कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए तो यहाँ पे मेरा नो सॉल्यूशन होता है। तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है ये चीज, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में बहुत बच्चे फंसते हैं, समझ में नहीं आता क्या है ये पॉइंट। क्लियर है, यस और नो, यस और नो, क्लियर है। चलो आगे इसमें बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या पॉइंट है। एक आधा क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। सबसे पहले तो सर डी निकाल दो, तो डी निकाल दो, ये 1 2 3 1 1 2 1 -1 4। अब यहाँ पे ना कई बच्चों का आपको डी देखते ही पता चल जाएगा, डी देखते ही पता चल जाता है कि भैया इसका तो डी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन ही होगा आपका। देखते ही पता चल जाती है चीजें, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये कितना हो गया 4 -2 6 -1, ये कितना हो गया 4 2 8 -3 11 प्लस ये कितना हो गया 1 1, ये 4 -3 1, तो आंसर तो आ रहा है इसका 6 -11 + 1। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो गया डी नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा और सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन है यहाँ पे। यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, इस वाले पे। ये 2 5 11 तो हो गया ना अपना। दूसरा कौन सा है आपका, कौन सा वाला किया हमने, ये वाला कर लिया क्या। अच्छा ये वाला रह रहा है 2 5 11 वाला, ये देख लेते हैं। इसका डी निकालो पहले, 1 1 2 1 2 3 1 3 4। अब ये लग रहा है कुछ ना कुछ 0 हो सकता है ये, ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, देख लेते हैं, जरा निकाल लो इसको। तो ये तो मुझे दिख ही रहा है कि अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो भी हो जाएगा ये खेल। वैसे मेरे को लग रहा है ये 0 होगा, ध्यान से देखो। ये आया 4 2 8 8 -9, ठीक है, -1 हो गया ये, -4 -6 + 3 -4, ये कितना आया -1 -2 -1, यानी -2 + 2 0, ये 0 आ गया। अब जब कभी डी 0 आ जाए तो हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि कोई dx dy या dz में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए। नॉन जीरो हो जाता है नो सॉल्यूशन, ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, नो। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं dx चेक कर लेता हूँ, सीधा लिख देंगे ना। तो dx चेक करो, dx चेक करने का क्या तरीका है, सिंपल सर। क्या करोगे, x की जगह, x के कोफिशिएंट की जगह पे ये लिखोगे 2 5 11 लिख दो, 2 5 ठीक है, 1 2 3 बाकी ऐसे उतारना। अब ये दिख रहा है मुझे नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आ रहा। वैसे ध्यान से देख लेते हैं, चलो फिर भी। यहाँ पे लिखकर 2, ये हो गया 8 -9 दैट इज -1, ठीक है 1, ये कितना हो गया 5 4 20 20 -33 -13, और ये क्या आ रहा है आपका 15 -22, ये हो गया -2 + 13 -7। नहीं जी, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। डी नॉट इक्वल टू 0 जैसे ही आता है आपका बच्चों, खत्म, नो सॉल्यूशन, खटाक, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हम लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं आईआईटी लेवल का, जेई मेन 2018 का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम इनफाइनाइट वाले पे ज्यादा बात करेंगे।
क्या बोल रहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसकी ये और ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। देन एस के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो अपने को तो एक बात पता है ना कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है तो डी नॉट इक्वल टू 0 वाली बात कह रहा है ये, डी नॉट इक्वल टू 0। तो जरा डी बनाओ, इसमें से बनाओ डी। ये कितना बन गया 1 1 1, ये बना कितना 2 1 -1 2 1 -1, और तीसरा वाला देखो 3 2 के। तो ये हमसे बोल रहा है कि डी नॉट इक्वल टू 0, जरा इसको ये नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन में तो हमें एक ही बात पता है, नॉट इक्वल टू 0। तो निकाल दो यहाँ से वैल्यू, ये कितना है k -2 यानी k +2, ठीक है, -1, यहाँ पे -1 लिखना नहीं चाहिए बट मैं लिख रहा हूँ, ये तो सब में 1 ही है, ऊपर एक्सपैंड करोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं। ये कितना हो गया 2k + 3। सर लिख रहे हो क्या कहीं? क्या दिख नहीं रहा क्या? नहीं, बाकियों को भी नहीं दिख रहा क्या? बता दिया करो अगर ऐसे स्क्रीन पॉज हो जाए तो, कभी कभी हो जाती है, ठीक है। दिख रहा है? अब ये मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया 1 1 1 2 1 1, ये कहाँ से लिखा भैया? इसमें से दिख रही है ना स्क्रीन अभी तो, ठीक है। अब ये यहाँ से लिखा मैंने, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो इसको एक्सपैंड करते डिटरमिनेंट तो सॉल्व सभी को करना आता है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो k +2 आ गया, ये इसको एक्सपैंड किया तो 2 × k 2k माइनस +3 हो गया, प्लस ये 1, और ये कितना हो गया 2 × 2 4 4 - 3, ये 1 इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू 0। ये तो मतलब है डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0। ये कितना हो गया k +2 - 2k -3 + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जरा इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा, कितना आएगा। ये तो हो गया 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 में से 3 गई, -k is not equal to 0। वेरी गुड, -k इज नॉट इक्वल टू 0, यानी k नॉट इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि भैया कुछ भी वैल्यू रख लो, सारे रियल नंबर रख लो, बट क्या मत रखना, 0 मत रखना, यही बोल रहा है। Yes, sir. यस सर। तो एस क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज फॉर सर k एक है। बार ऑप्शन दिखाना। हाँ, अच्छा, उसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये एस पूछा तो सर आप क्या बता रहे हो। पहले एस तो समझ लो क्या है, एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। तो के की क्या वैल्यूज हो सकती है, देन एस ही पूछ रहा आपसे, एस इज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। तो एस की सारी रियल वैल्यूज हो सकती है, सिर्फ 0 नहीं हो सकती। D option. हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है ये क्वेश्चन समझ में? जो जेईई मेन 2018 का ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर। अब डिटरमिनेंट ऑलमोस्ट खत्म है, थोड़ा सा एक क्लास और लगेगी, उसके बाद खत्म। फिर हम मैट्रिक्स करेंगे, मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। फिर एक क्लास में मैं मिक्स क्लास में पढ़ाऊंगा, जस्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, जिसे बोलते हैं मॉड्यूल रिविजन। एक मॉड्यूल पकड़े लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, तो इस पे आपका बेस अच्छा बन जाएगा बोर्ड के लेवल से भी और जेईई के लेवल से भी। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, अच्छे से हो भी जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी सर कैलकुलस कब चलेंगे? हाँ, उसके बाद ही स्टार्ट होगी ना, ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ही होगा आपका। देखो फटाफट चल ही रहा है, उसके बाद ही होगा 15 तारीख तक। 15 से भी पहले हो जाएगा ना दोस्त। एक हफ्ते में 4 क्लासेस होती है, आप देखो ना, 4 हफ्ते, एक डिटरमिनेंट की बची है, 1-2 मैट्रिक्स की बची है, 3, एक मॉड्यूल, 4 क्लासेस में हो जाएगा। अगले हफ्ते से स्टार्ट है, ये खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते से अगले मंडे या वेडनेसडे से आपका कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। Okay, sir. ओके बच्चों, बाय बाय एवरीवन।